ठीक है, तो चले स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन विद द एमटीपी। एमटीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या दिया हुआ है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्या हो गया? क्या हो गया यहाँ पर? आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके ओके। तो देखिए यहाँ पर एमटीपी, एमटीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये एक्चुअली नाम से ध्यान में आ रहा है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन मतलब उसको खत्म कर देना, मतलब टर्मिनेट करवाना है ना, मतलब पूरा होने के पहले उसको बीच में ही इंटरप्ट कर देना। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रेगनेंसी का जो फुल टर्म होता है 9 महीने का, तो 9 महीने के पहले ही आप प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। उसके लिए कुछ सर्जिकल प्रोसेस रहते हैं और कुछ मेडिकल प्रोसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन दिमाग में रख लो। डेफिनेशन क्या दी हुई इसकी? क्या दी है डेफिनेशन? द इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ of प्रेगनेंसी pregnancy before full term is called as full medical term termination. ऑफ प्रेगनेंसी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस टर्मिनेशन। ठीक है, इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो ये किसका और ऑल्टरनेटिव नेम होता है कि इसको हम इंड्यूस अबॉर्शन भी कह सकते हो। ठीक है, दैट अब इसका जो मेन यूज होता है वो यूज कहाँ होता है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ, पॉइंट वाइज ही आपको ध्यान में रखिए। सो इट इज actually essential in case of unwanted pregnancies or in defective development of fetus। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा essential हो जाता है। It becomes essential during, ठीक है, तो दो केसेस के दौरान, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी और डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फिटस। डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फिटस। ठीक है, तो ये दो केसेस के दौरान ये जो एमटीपी होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये काफी ज्यादा इसेंशियल हो जाता है। समझ में आ गए? कौन से दो केसेस है? पहला है अनवांटेड प्रेगनेंसी और दूसरा होता है डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फिटस। क्लियर है? क्लियर है? ओके, देन लेटर ऑन व्हेन डज इट कैन बी डन। ओके, सो इसको हम कब कर सकते हैं? सो इट कैन बी डन और इट कैन बी सेफ। ये सेफ हो सकता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर ही ये हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, जो आप लोगों का ड्यूरेशन होता है एमटीपी का, एमटीपी का ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, तो अभी हम उस एक्ट के बारे में देखते हैं। उसका नाम है एनटीपी एक्ट 1970। ओके, एक्ट का नाम ध्यान में रखना है। क्या है एक्ट का नाम? एमटीपी एक्ट 1971 है, सॉरी 1971। ओके डन। तो चलिए इस एक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्ट था, ठीक है, एमटीपी एक्ट इन 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज कर लिया था विद स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। ओके डन। तो ध्यान में रखना, ये जो पर्टिकुलरली एक्ट था, कौन सा एक्ट है? एमटीपी एक्ट। ठीक है, वॉज, ठीक है, इसको क्या किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था। वॉज लीगलाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971। ओके डन। अब इस एक्ट की खास बात क्या है कि इसमें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी गई टू अवॉइड इट्स मिसयूज। ओके, सो इट इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या थे? स्ट्रिक्ट कंडीशन। इसके अंदर क्या थे? स्ट्रिक्ट कंडीशंस थे। किस चीज के लिए? टू अवॉइड इट्स मिसयूज। टू अवॉइड इट्स मिसयूज। इसका मिसयूज भी हो सकता था, इसीलिए उसको मिसयूज को अवॉइड करने के लिए इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट ऐसे कंडीशन भी रखे गए थे। ठीक है, इसके बाद में अल्टीमेटली क्या था कि ये इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
अब ध्यान में रखना यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली एक्ट बनाया था इसका एक अमेंडमेंट भी आया था। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक्ट होता है उस एक्ट में आगे जाकर और ज्यादा क्या हो जाते हैं, कुछ करेक्शंस किए जाते हैं। तो जो करेक्शंस किए जाते हैं उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। तो इस एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया था, जो कि किया गया था 2017 में, ठीक है, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एमटीपी एक्ट 1917। तो ध्यान में रखना अभी आपको क्या करना है कि इसका जो अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट of this act under the section 3 of MTP Act 1971, ठीक है। तो जो MTP एक्ट था 1971 का, उसका जो सेक्शन 3 था उसके अंडर में क्या किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। इसको वॉज इनएक्टेड, इसको इनएक्ट किया गया था, मतलब गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से क्या कर लिया था, सुधार कर लिया था और वापस से इसको लगा दिया था, ठीक है। सो इट वाज इनएक्टेड इन 2017, ओके, इट वाज इनएक्टेड इन 2017। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2017 में इस पर्टिकुलरली एक्ट के सेक्शन 3 में वापस एक अमेंडमेंट लाया गया और वो अमेंडमेंट को फिर इनएक्ट किया गया। इनएक्ट मतलब वापस से उसको क्या किया गया, ला किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ये सब कब किया गया, 2017 में। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ सर। समझ में आ गया क्या? देखिए, जो आप लोग के नोट्स में या टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ हो जाएंगी, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। Now, the intention of MTP Act is to reduce the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality, ठीक है। तो अब इसका मेन इंटेंशन क्या होता है, ठीक है। डन। अब इसके जो इंटेंशन है, ठीक है, अब चौथे पॉइंट में इसके इंटेंशन देख लेते हैं कि भाई इसके जो इंटेंशंस थे वो मेन इंटेंशंस क्या थे, ठीक है। तो इसके दो मेन इंटेंशंस थे, ठीक है। सबसे पहला जो था वो क्या था, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, टू रिड्यूस इलीगल अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन को रिड्यूस करना, ये इसका पहला क्या था, उसका इंटेंशन था। और दूसरा जो इसका इंटेंशन था, दैट इज द मैटरनल मॉर्टेलिटी, एंड टू रिड्यूस द मैटरनल मॉर्टेलिटी, ठीक है। ये इसके मेन इंटेंशंस थे, ध्यान में रखना। इसके दो मेन इंटेंशंस थे, एक तो इलीगल अबॉर्शन को कम करना और मैटरनल जो मॉर्टेलिटी है उसको भी कम करना। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एमटीपी एक्ट, ओनली द कंसेंट ऑफ वुमन हुज प्रेगनेंसी इज बीइंग टर्मिनेटेड इज रिक्वायर्ड। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, ओके। अब इसके हम फीचर देख लेते हैं, पर्टिकुलरली 5th नंबर में हम देखते हैं फीचर्स ऑफ दिस एमटीपी एक्ट, ठीक है। या फिर फीचर्स की जगह आप यहाँ पर प्रोविजन ये वर्ड यूज कीजिए, प्रोविजंस ऑफ एमटीपी एक्ट, ठीक है। तो एमटीपी एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ था, ठीक है, वो ये था कि भाई कंसेंट ऑफ वुमन हुज प्रेगनेंसी इज बीइंग टर्मिनेटेड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सबसे पहला इसका प्रोविजन था, ठीक है, कि कंसेंट, only consent, only consent of a pregnant woman, of a pregnant woman whose pregnancy is to be terminated, is to be terminated is required, is required, okay। तो ध्यान में रखना, सिर्फ वही लेडीज, यहाँ प्रेग्नेंट वुमन की जगह आप सिंपली वुमन ही लिखे, सिर्फ वही वुमन जिसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है उसका ही कंसेंट, कंसेंट मतलब उसकी ही, जो बोलते हैं ना, उसकी ही हामी, ओके डन, मतलब उसका ही परमिशन रिक्वायर्ड होता है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। उसके अलावा किसी भी नहीं, उसके पति का नहीं चलेगा, उसके ससुर का नहीं चलेगा, सास का नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। सिर्फ वही लेडीज जो रहेंगी जिसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है उसका ही कंसेंट काफी होता है टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। गॉट इट डन। अब अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलरली एक्ट, ठीक है, तो प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट किया जाता है, तो प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, प्रेगनेंसी
may be terminated, ठीक है। तो इसको दो केसेस में आप टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। पहला जो है दैट इज द विद इन द फर्स्ट वीक, ठीक है। पहला होता है विद इन द फर्स्ट वीक, विद इन द फर्स्ट 12 वीक, फर्स्ट 12 वीक, पहले 12 वीक तक आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो, या फिर बिटवीन 12 टू between 12 to 20, okay, between 12 to 20 weeks, but not more than 20 weeks, but not more than 20 weeks, ठीक है। तो ये तीन केसेस होते हैं। आप या तो पहले 12 वीक्स के पहले उसको टर्मिनेट कर लो, ठीक है। इसको टर्मिनेट करने के लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 12 वीक से अगर ज्यादा टाइम होता है और 20 वीक तक का कम टाइम होता है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कुछ और ज्यादा फॉर्मेलिटीज की आपको जरूरत पड़ेगी, गेट इट। लेकिन अगर 20 वीक हो गया तो फिर उसके बाद फिर उसको बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। देखिए लास्ट टाइम जब हम लोगों ने प्रेगनेंसी भी पढ़ लिया था, तब हम लोगों ने ऑलरेडी कहा था कि सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान में क्या हो जाता है, आप लोग का सेकंड ट्राइमेस्टर के ड्यूरेशन के बाद क्या हो जाता है, यूटेरस इतना बड़ा हो जाता है कि प्रेगनेंसी बिकम्स ऑब्वियस, प्रेगनेंसी जो होता है वो ऑब्वियस हो जाता है, मतलब उसको हम बिल्कुल भी टर्मिनेट नहीं कर सकते, बराबर है। पढ़ा था ना ये वाला लाइन हम लोगों ने? हाँ सर। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली क्या हो जाता है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, प्रोविजन। अब थर्ड जो चीज होती है, ठीक है, तो थर्ड चीज इसमें क्या होता है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो भी उसका ओपिनियन काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, जो कि ये बताने को चाहिए उसमें कि भाई अगर प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू करेंगे तो इसके वजह से प्रेग्नेंट वुमन में क्या हो जाता है, उनकी लाइफ का खतरा हो सकता है, या फिर जो पर्टिकुलरली फिटस हो रहा है वो फिटनेस में एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी, जो कि फिजिकल या फिर मेंटली वगैरह रह सकता है, ठीक है इधर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना जरूरी होता है, ठीक है। सो फॉर दिस, तो ध्यान में रखना इस चीज के लिए क्या होता है, ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर is required, is required, okay, stating that, ठीक है, जो क्या स्टेट करने के चाहिए, stating that the continuation of pregnancy, continuation of pregnancy may, ठीक है, तो क्या हो सकता है, may fatal to the particularly, may involve risks of life of pregnant woman, ठीक है डन। तो क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई तो उसमें क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमन का जो लाइफ होता है वो रिस्क हो सकता है, उसका रिस्क हो सकता है, या फिर मे इन्वॉल्व द एबनॉर्मेलिटीज, कौन सी एबनॉर्मेलिटीज, फिजिकल, मेंटल abnormalities in fetus, ओके। तो जो फीटस होता है उसके अंदर कुछ फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज भी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है, ठीक है डन, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो भी एक तरह का रिस्क हो जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, गेट इट। तो इसी पर्टिकुलरली पॉइंट में आप एमटीपी एक्ट 1917 को क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, मतलब स्टेट कर सकते हो। यहाँ पर आप एक और लास्ट वाला पॉइंट डाल सकते हो कि जो एमटीपी एक्ट 1971 है, इसने क्या कर लिया, एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा दिया एमटीपी एक्ट 2017 को, ठीक है। सो इट प्रोवाइडेड द लीगल फ्रेमवर्क to the MTP Act 2017, क्लियर है। तो ये हो गया पूरा का पूरा एमटीपी के बारे में जानकारी, ठीक है डन। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग के लिए और भी आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए।
तो ध्यान दीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब भी इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब खुद होकर, ठीक है, तो जब भी हम कोई इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं बिफोर द फुल टर्म, मतलब 9 महीने के पहले, फुल टर्म के पहले अगर हम प्रेगनेंसी को क्या करवा लेते हैं, इंटेंशनली या वॉलंटरी टर्मिनेट करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम कहते हैं इंड्यूस अबॉर्शन। क्या कहा जाता है इसको? इंड्यूस अबॉर्शन कहा जाता है। अब इसका जो यूज था, ठीक है, क्या था कि ये जो होता है एमटीपी, ये काफी ज्यादा इसेंशियल हो जाता है दो केसेस में। पहला, अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर आप लोग को नहीं चाहिए तब, या फिर ये तब भी इफेक्टिव हो जाता है जब क्या हो जाता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होते रहता है फिटस का। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, देन लेटर ऑन ये सेफ कब हो सकता है या फिर ये कब किया जा सकता है? सो इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही किया जाता है सेफली, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में भी किया जाता है, बट इसके लिए मैंने कहा है ऑलरेडी कि फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है। देन अब हम बात करेंगे एमटीपी एक्ट 1971 में। तो एमटीपी एक्ट को सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था 1971 में। ओके, सो दिस एक्ट वाज लीगलाइज्ड इन 1971। अब इसके अंदर में क्या था, तो इट इंक्लूडेड द स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। उसके मिसयूज को अवॉइड करने के लिए इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी। ओके, देन इसका अमेंडमेंट भी बनाया गया। अमेंडमेंट कब बनाया गया? अंडर द सेक्शन 3 ऑफ एमटीपी एक्ट 1971। 1971 का जो एक्ट बनाया गया था, उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 3 में वो ये कहता है कि भाई आगे जाकर फ्यूचर में अगर इसमें कुछ क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ये वाला सेक्शन 3 वाला पॉइंट बता रहा था एमसीपी एक्ट 1971 का। तो उसी सेक्शन 3 के अंदर में इस पर्टिकुलरली एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, और इस अमेंडमेंट को 2017 में लाया गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलरली अमेंडमेंट का इंटेंशन क्या था? इस अमेंडमेंट का इंटेंशन ये था कि इलीगल अबॉर्शन को रोकना और साथ साथ में मैटरनल मॉर्टेलिटी को भी कम करना। ओके, इलीगल अबॉर्शन और मैटरनल मॉर्टेलिटी दोनों को कम करने का इंटेंशन ये वाले अमेंडमेंट का था। अब इस जो पर्टिकुलरली एमटीपी एक्ट था, इसके क्या क्या प्रोविजन था? तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि अगर आप लोगों को क्या करना है, इस एमटीपी एक्ट को लागू करवाना है, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है, तो प्रेग्नेंट जो वुमन है जिसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है, उसका ही कंसेंट, मतलब उसकी परमिशन जरूरी है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोला गया है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो कब? पहले तो या तो पहले 12 वीक तक ही करो या फिर 12 से 20 वीक तक करो, बट 20 वीक के बाद में बिल्कुल भी नहीं करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, ये सब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फॉर ऑल दिस ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब डॉक्टर, जिसका सिंपल मीनिंग होता है डॉक्टर। ओके, तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, मतलब जो डॉक्टर होता है, उसका ओपिनियन जरूरी है। इसमें भी ये लिखा हो कि भाई अगर हम लोगों ने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो इसके अंदर क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमन का लाइफ का रिस्क हो सकता है, या फिर जो आप लोग का फिटस हो सकता है उसका फिजिकल और मेंटल एब्नॉर्मेलिटीज का भी रिस्क हो सकता है। रिस्क ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एब्नॉर्मेलिटीज इन फिटस, ये दो तरह के रिस्क हो सकते हैं। बराबर है? डन। और ये जो एक्ट था एमटीपी 1979, इसने एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया था एमटीपी एक्ट 2017 को। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एमनियोसेंटेंसिस। एमनियोसेंटेंसिस, ठीक है। तो एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जिसके अंदर फिटल सेल्स होते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, उसको हम काफी सारे चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। डन। सो अल्टीमेटली पहले तो ये प्रोसेस एमनियोसेंटेंसिस इज नथिंग बट द काइंड ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में आप क्या करते हो, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हो, एमनियोटिक फ्लूइड को आप कलेक्ट करते हो। एमनियोटिक पता है ना, हम लोगों ने देखा हुआ है
कि भाई जब हम एम्ब्रियो होता है हमारा, ठीक है इधर, तो वो पर्टिकुलरली एम्ब्रियो के ऊपर में एक क्या होता है, लेयर होता है, मतलब एक स्पेस होता है, बराबर है, कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं एमनियन, बराबर है। और इस एमनियन के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बराबर है। अब सबसे खास बात पता है क्या होता है, कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसके अंदर फीटस के कुछ सेल्स होते हैं, इज ऑल्सो कंटेन द फीटल सेल्स। इसके अंदर क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटल सेल्स होते हैं। ये जो फीटस ग्रो कर रहा होता है प्लासेंटा के अंदर, उसके कुछ सेल्स इस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है एम्ब्रियोजेनेसिस में कि जब क्या होता है आप लोगों का डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है ना, इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट किससे बन रहा था, एम्ब्रियोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस में देखा था ना हम लोगों ने, एमनियन जो था वो किससे बन रहा था, इपीब्लास्ट से या हाइपोब्लास्ट से। इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट याद है क्या आपको? हाँ सर। हाँ तो बताइए कहां से बन रहा था आपका एमनियन या एमनियोजेनेटिक सेल? इपीब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट? तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं पे बोले छी? इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट से बनता है, बराबर है डन। तो इसका मतलब क्या है, इपीब्लास्ट से ही आप लोगों के आगे जाकर ये सारा का सारा एम्ब्रियो बनने वाला है। तो मतलब जो एमनियोजेनिक सेल है वो नथिंग बट काइंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक की सेल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड में जो पर्टिकुलरली सेल्स होते हैं उसको आप फीटल सेल्स कह सकते हो। तो आप क्या करोगे, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करोगे, एमनियोटिक फ्लूइड इज कलेक्टेड। अब इसको कलेक्टेड करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, एक नीडल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एक सुई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है डन। एक नीडल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली जो नीडल होता है ये हाइपोडर्मल इंजेक्शन इसको कहा जाता है, हाइपोडर्मल नीडल, ठीक है। ये जो हाइपोडर्मल नीडल होता है ये थोड़ा सा हॉलो होता है, मतलब ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, ये होता है। इसको फिर क्या करते हो आप, यूटेरस वॉल या फिर एब्डोमिनल एब्डोमेन से, ठीक है, क्या करते हो, वहां से इंसर्ट करते हो, ठीक है, इंसर्टेड इनटू दिस एमनियोटिक एमनियन, एमनियन के अंदर इंसर्ट करते हो। और फिर इसमें से क्या कलेक्ट कर लेते हो, फिर इसमें से क्या कलेक्ट करोगे आप, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर दोगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या क्या कहा मैंने? यस सर। तो इसको आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, राइट। फिर कलेक्ट करने के बाद में ये जो पूरा का पूरा फ्लूइड होता है इसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब होता है उसके अंदर ये सारा का सारा एमनियोटिक फ्लूइड डालोगे, ओके। और एमनियोटिक फ्लूइड में डालने के बाद में इसको एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या होता है, ये जो टेस्ट ट्यूब होता है इसको घुमाया जाता है, जैसे हमारा फैन घूमता है ना, तो वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल मशीन घूमते रहता है, ठीक है। और वो बहुत जोरों से घूमता है, ठीक है, मतलब लगभग 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम मतलब 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 3000 4000 5000 बहुत सारे अलग अलग रेट में घुमाया जाता है। तो उसका क्या किया जाता है, इसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, बराबर है। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। समझ में आ रहा है, प्रोसेस का नाम है वो, क्या नाम है प्रोसेस का, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की वजह से क्या हो जाता है, ये फ्लूइड और फ्लूइड के अंदर रहने वाले सेल्स ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्या, फीटल सेल्स, ओके। तो फीटल सेल्स को फिर सेपरेट करने के बाद में ये फीटल सेल्स का कैरियोकाइनेसिस किया जाता है। इस फीटल सेल्स की बदौलत क्या किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस, ये एक और प्रोसेस होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना हमारे सेल्स के अंदर, इसका एक मैप बनाया जाता है। हमारे बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स है पता है ना, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। 46 और 23 पेयर्स, बराबर है। तो ये कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, एक डायग्राम बनाया जाता है जिसमें 23 पेयर्स का एक नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। अब हर एक क्रोमोसोम का जो शेप रहता है, वो साइज होता है, वो का अलग अलग रहता है। तो जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम बोल लो, फिर ये सेकंड क्रोमोसोम बोल लो, फिर ये थर्ड क्रोमोसोम बोल लो, ठीक है डन, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये फोर्थ क्रोमोसोम बोल लो, राइट। इस तरह से क्या हो जाता है, नक्शे बनाया जाता है, ठीक है, सभी क्रोमोसोम्स का, राइट। तो इसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के क्या होता है, इससे दो चीजों के बारे में हम लोग को पता लगता है।
पहली चीज कि भाई कुछ कुछ क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो क्रोमोसोम के खराबी की वजह से होता है, ठीक है, जैसे क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ओके, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलरली डिसीजेस होते हैं जो क्रोमोसोम्स के खराबी की वजह से होता है। मतलब क्या होता है कि कभी कभार क्रोमोसोम्स के एक सेट में 2 चाहिए, पर कभी कभार क्या हो जाता है 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स का सेट बन जाता है, बराबर है। इसको हम ट्राइसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी कहा जाता है, बराबर है, डन। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाते हैं कि वहां पर आप लोगों के कोई कोई डिसऑर्डर आ जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। एक्चुअली वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं कहा जाता है, उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इस तरह का जो जेनेटिक एबरेशंस होता है, क्रोमोसोमल जो डिसीजेस होता है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये इसका मेन क्या होता है, यूज होता है, ओके। बट इसका एक मिसयूज भी होता है, क्या, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आप क्रोमोसोम देख रहे हो तो आपका सबसे लास्ट वाला जो पेयर होता है 23rd पेयर, वो तो आप लोगों को पता है 6 क्रोमोसोम का होता है, बराबर है, समझ में आ रहा है ना। Done? और ये क्रोमोसोम की वजह से हमको ये पता लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलरली फीटस है या एम्ब्रियो, ये मेल है या फीमेल है, पता लग सकता है या नहीं हो सकता, लग लग सकता है। बराबर है। तो ये इसका मिसयूज भी होता है एमनियोसेंटेंसिस का, ओके, दिस इज द मिसयूज ऑफ द एमनियोसेंटेंसिस। इसका मेन यूज ये होता है कि भाई एमनियोसेंटेंसिस इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों में अगर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। बट इसका सबसे बड़ा मिसयूज ये होता है कि इसको हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर द फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया एमनियोसेंटेंसिस के बारे में। कोई कंफ्यूजन इसके बारे में कोई? नहीं सर। नहीं सर। ओके, गुड, ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद में हम एक और नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द पीसीपीएनडीटी। पीसीपीएनडीटी, अब पीसीपीएनडीटी का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो, पर्टिकुलरली ऐसे हॉस्पिटल जिसमें प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी वगैरह होती है, ठीक है, जिसको हम मैटरनिटी भी कहते हैं, ठीक है, डन। तो वहां के हॉस्पिटल में एक हमेशा आपको बोर्ड दिखाई देगा, आमचा येथे, ठीक है, लिंग निदान चाचण्या करण्यात येत नाही, हा एक गुन्हा है अंडर द एक्ट ऑफ पीसीपीएनडीटी। मराठी में लिखा रहता है या फिर इंग्लिश में लिखा रहता है कि दिस पर्टिकुलरली मेडिकल और हॉस्पिटल, ठीक है, इन दिस हॉस्पिटल क्या बोलते हैं यार उसको, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फिटस कैन नॉट बी डन अंडर द पीसीपीएनडीटी एक्ट, बराबर है। तो ये पीसीपीएनडीटी एक एक्ट होता है, और ये जो एक्ट होता है, ये एक्ट जनरली डॉक्टर्स लोगों के लिए है, ओके, डॉक्टर्स लोगों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब इसके प्रावधान जो है, सजा जो होती है, हम लोगों के लिए भी होती है, बट ये स्पेसिफिकली मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के लिए होता है। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ओके, डन। प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ओके, व्हाट डज इट मीन कि भाई प्री कंसेप्शन मतलब कंसीव होने के पहले, ओके, डन। कंसीव होने के पहले देखिए कुछ कुछ टेक्निक आजकल इतनी ज्यादा हो रही ना कि वजह कंसीव होने के पहले भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती है, डन। अभी वो मैं सारी चीजें बताऊंगा, नहीं डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। बट क्या होता है कंसीव होने के पहले, मतलब प्रेग्नेंट होने के पहले भी काफी सारे डायग्नोस्टिक टूल होते हैं, ठीक है, वो। और उसके बाद में क्या हो जाता है, जब प्रेग्नेंट हो गए तो प्री नाटल मतलब बच्चा पैदा होने के पहले भी कुछ कुछ डायग्नोस्टिक टूल किए जाते हैं। डायग्नोस करना मतलब, डायग्नोस पता है ना, कोई भी चीज होने के पहले उसको पहचान लेना, दैट इज कॉल्ड एज अ डायग्नोस्टिक। जैसे आप लोग पता है कि डायग्नोस्टिक टूल में डायग्नोस करना, जैसे अभी आप हो रहे ना आरटीपीसीआर टेस्ट होती है कोरोना का, एंटीबॉडी टेस्ट होती है, एंटीजन टेस्ट होता है, ये भी एक तरह के डायग्नोस्टिक टूल है, जिससे हम लोग को ये पता लग जाता है कि भाई हम लोग को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ समझ सर। में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये जो पीसीपीएनडीटी जो एक्ट होता है, ये पीसीपीएनडीटी एक्ट स्पेसिफिकली डॉक्टर्स लोगों के लिए होता है, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है,
विदाउट द प्रायर परमिशन, ठीक है, अगर ऐसे कोई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बेबी होता है, फिटस होता है, उसके सेक्स को डिटरमाइन किया जाए, और अगर उसको डिटरमाइन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, फीमेल फिटिसाइड बढ़ जाता है, फीमेल फिटिसाइड। मतलब आप लोगों को पता है हमारे जमाने में आज भी वैसी प्रॉब्लम होती है, काफी कम हो गए लेकिन स्टिल, ठीक है, जो है अभी भी पिछड़े हुए जो एरियाज है वहां पर भी लड़कियों का जो जन्म होता है उनको वो प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करते, और ऐसे लोगों का, या फिर पहले के जमाने में आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे लड़की पैदा हो जाती थी वो उनको पहले ही मार देते थे, दूध में डुबोकर मार देते थे, काट देते थे, बड़े बेरहम टाइप के थे, है ना सर, शायद उसी का बदला अभी शायद लड़कियां सारी की सारी लेती हो, आई डोंट नो, पता नहीं। तो एनीवे, तो ये चीज होती थी पहले, लेकिन आजकल वैसे सारी चीजें वो कम्प्लीटली क्या है, इलीगल है। पता है इलीगल भी क्यों कर दिया उसको, क्योंकि भाई इंडिया में ना मेल टू फीमेल रेशो सबसे कम है, ओके, डन, मतलब शादियां करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती, और जाहिर सी बात है लड़कियां मिलती नहीं फिर किसी से भी शादी करनी पड़ती है ना, डन, तो ये सारी दिक्कतें हो जाती है, बराबर है, डन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई लड़कियों का जो जीवन है वो बड़ा सुखी होता है, उनको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती, लेकिन लड़कों को भाई उनको शादी करना है तो अच्छी लड़की चाहे लड़की चाहे तो अच्छी नौकरी चाहे अच्छी नौकरी चाहे, तो भाई अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तो गधो पढ़ना शुरू करो, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलरली गाय के साथ या गधी के साथ बांधी जाओगे और बस तुम्हारी जिंदगी जो रहेगी वो खराब हो जाएंगी, समझ में आ रहा है क्या है? इसलिए बोलता हूँ अच्छे से पढ़ लिया करो तुम लोग, ओके। हाँ सर तो भाई ये जो लड़कियों की होता है भी तो पीसीपीएनडी होती का है। एक्ट, एज ए लड़कियों की शादी किसके साथ होती है, अच्छों के साथ ही होती है, मुझे बताइए सर कोई भी माँ बाप गधों किसके के साथ साथ करवाएगा, सर गधों मुझे के साथ अगर लड़की की हो सकती है सर आप रहने दो, गधों सर आप ये बातें मत देखिए, बोलिए। लड़कियों की शादी किसी के साथ तभी हो सकती है जब लड़की खुद चाहे, अदरवाइज माँ बाप कभी भी किसी के साथ शादी नहीं करवाते, माँ बाप तो ढूंढ ढूंढ के हीरा लाते हैं, है ना, वो तो लड़कियां होती है कभी कभार अपना दिमाग चला लेती है फालतू का और फिर फालतू में किसी के साथ भी शादी कर लेती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, समझे ना। तो हाँ? सर बॉयज तो को लड़कियों कहाँ के फोर्स लिए करते हैं? बॉयज को कहा फोर्स करते, उनको फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको लड़कियां नहीं मिलती तो जो भी उससे कर लेते वो, पता है क्या। और पढ़ाओ सर। कुछ भी क्या सर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वही सर उसमें लड़कियों का क्या फॉल्ट? लड़कियों का फॉल्ट नहीं है, हमारे समाज का फॉल्ट है, तो इसीलिए फिर तो आपने हमारे करना ही गवर्नमेंट नहीं ने ये वाला चाहिए, एक्ट ला लिया। हाँ? फिर करनी नहीं चाहिए लड़कियों शादी ने जब थोड़ी तक ना मिलती बोला नहीं है करने अच्छी। को। सर हाँ जाने दो, लड़कियों ने पढ़ाओ नहीं कहा आप, था ये बेटा, बातें बंद करो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, लड़कियों ने नहीं कहा था, हमारे समाज ने किया, लेकिन उसी को चीज को रोकने के लिए, मतलब सारी लड़कियों की जिंदगी को संवारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वाला एक्ट लेकर आ गया कि भाई बिल्कुल भी तुम लोग क्या करोगे, वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करोगे, और उसके दो मेन इंटेंशन थे, एक तो जो फीमेल और मेल का जो रेशो है वो बढ़ना, और फीमेल फिटिसाइड मतलब जो बच्चियां होती है उसको फीटस फॉर्म में रहते हुए ही मार डालना, ठीक है, जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसीज होती है, काफी सारी पील भी आती थी, अभी तो वो भी बैन हो गई, ठीक है, तो ये सारे का इस्तेमाल करके फीमेल फिटिसाइड भी हो रहा था, तो वो सारी चीजें थी वो आ जाती है किसी पीएनडीटी एक्ट के अंदर, समझ में आ गया, तो ये पढ़ लेना, इंफॉर्मेशन दे दिए, आपको पढ़ना है, क्लियर है, हाँ हाँ सर, सर। हाँ सर। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर कोई चीज उसमें से नहीं समझ में आती तो यू कैन आस्क मी टुमारो, ठीक है, तो अभी हम कल पढ़ेंगे नया वाला एसटीडी का, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ, बाय बाय। बाय सर।